नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियां की रवाना। राज्यों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को टीकाकरण के पहले दिन की प्रगति और प्राप्त लक्ष्यों की दी जानकारी। और पंजाब में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव होंगे 14 फरवरी को। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के विभिन्न से केवड़िया को जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रेलगाड़ियों के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा और सुगम हो जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि आज हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत अपने सुंदर रूप में परिलक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार देश भर से 8 रेलगाड़ियां एक साथ एक गंतव्य से जुड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेलवे मिशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की परिकल्पना का समागम हुआ है। केवड़िया का कायाकल्प हो चुका है। केवड़िया पहुंचने के लिए चौड़ी सड़कें हैं, रहने के लिए पूरा टेंट सिटी है, अन्य अच्छे इंतजाम हैं, बेहतरीन मोबाइल कनेक्टिविटी है, अच्छे अस्पताल हैं। कुछ दिन पहले सी प्लेन की सुविधा शुरू हुई है और आज देश के इतने सारे रेल रूट से केवड़िया एक साथ जुड़ गया है। ये शहर एक तरह से कंप्लीट फैमिली पैकेज के रूप में सेवाएं दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि केवड़िया के समान कोई स्थान नहीं है और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध से जाना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवड़िया भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से पर्यटक केवड़िया आ रहे हैं और यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाने वालों से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि बहुत जल्द प्रतिदिन 1 लाख पर्यटक केवड़िया आएंगे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से केवड़िया के जनजातियों का जीवन भी बदलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवड़िया में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और आसपास के जनजाति गांवों में रोजगार का सृजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के पहले दिन की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रियों से वैक्सीन के बारे में अफवाहों और गलत सूचना पर रोक लगाने और सही सूचना का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीका अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 महीनों से तैयारियां चल रही थी। रूप से हम सब के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी के रूप में देश में प्रस्तुत की गई है और कोविड के खिलाफ जो लड़ाई सफलता की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उस लड़ाई के कदम सफलता की ओर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को टीकाकरण के पहले दिन की प्रगति और प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी दी। उन्होंने सॉफ्टवेयर में कुछ छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ियों के बारे में भी बताया, क्योंकि टीकाकरण के दौरान लाभार्थियों का विवरण अपलोड करने में कुछ दिक्कतें आई थी। डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया गया कि देश भर में लोग वैक्सीन पर विश्वास कर रहे हैं और उसकी सराहना भी कर रहे हैं। भारत में कल दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जिसमें पहले दिन 1,91,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति पर टीकाकरण के दुष्प्रभाव के कारण अस्पताल में भर्ती होने की खबर नहीं है। भारतीय सीरम संस्थान द्वारा तैयार किया गया टीका कोविशील्ड सभी राज्यों को भेजा गया है। भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन 12 राज्यों को भेजा गया है। सरकार के अनुसार टीकाकरण अभियान के शुरू होने से देश में कोरोना महामारी समाप्त होने की संभावना है।
हरियाणा में कोविड टीकाकरण 77 स्थानों पर शुरू हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण की सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानियां रखने की जरूरत है। हरियाणा में पहले चरण के दौरान लगभग 2 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीकाकरण का लाभ मिलेगा, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख जैसे मैंने बताई है। ऐसे ही जो वैक्सीनेटर हैं पंजीकृत 5044 हैं, और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसे पंजीकृत सेंटर वो 765 हैं। निजी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राइवेट जितने भी हैं वो 3634 हैं, और जो सेशन साइट्स 18921, और जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं इसमें 1005, जिनकी ऑब्जर्वेशन में ये सारा टीकाकरण का जो कार्यक्रम है ये संपन्न होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वैक्सीनेशन बिल्कुल सुरक्षित है और इसको लेकर भयभीत नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि प्रदेश में महामारी से लड़ने में स्वास्थ्य विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। रिस्पांस रहा है। One of the earliest patients came in Gurgaon, was detected in the country. तो जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन्होंने रिमार्केबल अचीवमेंट्स किए हैं, और हरियाणा's response to the COVID pandemic was very prompt, very exhaustive, very detailed. But I must compliment our health secretary and under the leadership of the chief minister and the minister, कि इनकी पूरी टीम ने बहुत मुस्तैदी और बहुत मेटिकुलसनेस से काम किया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा कामों में लगे 3 करोड़ अधिकारियों और कर्मचारियों को सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। अभी जो टीकाकरण अभियान शुरू किया है, तो सबसे पहले जो हमारे ऑफ कोर्स जो हमारे हेल्थ और सैनिटेशन वर्कर्स के बाद जो हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स जो हेल्थ सर्विसेज के, उन लोगों ने सबसे पहले वॉलंटियर करके ये टीका लगवाया ताकि लोगों में एक कॉन्फिडेंस बने। सिमिलरली सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर गवर्नमेंट के डॉक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स जो हैं वो आगे आए हैं, यही चीज़ को साबित करने के लिए कि ये एक बहुत ही सेफ वैक्सीन है। राजीव अरोड़ा ने कहा कि टीके की दूसरी डोज भी इन्हीं लोगों को 4 सप्ताह के अंतराल में दी जाएगी। टीकाकरण कई चरणों में किया जाएगा ताकि टीका सभी को मुहैया करवाया जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले चरण में 1,74,000 स्वास्थ्य कर्मियों की टीकाकरण मुहिम की वर्चुअल तौर पर शुरुआत की और उनकी मौजूदगी में 5 हेल्थ केयर वर्करों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। मोहाली के 6 फेज स्थित अस्पताल में मुख्यमंत्री की हाजिरी में पहले 5 टीके डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद सैनिकों और पुलिस मुलाजिमों का टीकाकरण होगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो कम आमदन वाले समूहों से संबंधित लोगों को वैक्सीन मुफ्त मुहैया करवाने की आज्ञा देने संबंधी प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद ने कल कोरोना के टीकाकरण शुरू होने पर सेक्टर 16 पहुंचकर सामान्य अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के कारण पैदा हुई स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटकर बीमारी को नियंत्रण रखने में काम हुआ है। कोरोना महामारी थी, उसके खिलाफ हमने एक जो जंग है वो जीतने की शुरुआत कर दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे सब जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने एक अपार सफलता हासिल की है। इसलिए सब लोग जिन्होंने भी इस टीके का जो वैक्सीन है इसका जो है वो बनाया है, और जो लोग भी इस टीकाकरण का हिस्सा बन रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण का, तो मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं कि आज एक बहुत बड़ी सेवा मानवता की वो लोग कर रहे हैं। और चंडीगढ़ में भी आज 5 जगहों पर ऐसे सेंटर बना के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीकाकरण किया जा रहा है। अरुण सूद ने उन लोगों से बातचीत की जिन्हें कल कोविड का टीका लगा। कल चंडीगढ़ के 5 टीकाकरण केंद्रों पर 374 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाया गया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 96.58% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 17,100 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोविड-19 से 1,01,96,885 लोग ठीक हो चुके हैं।
इस बीच कोरोना संक्रमण के 15,144 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,05,57,900 को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 181 मरीजों की मौत के साथ अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,52,274 हो गई है। देश में इस समय कोविड-19 के 2,08,826 सक्रिय मामले हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आबकारी एवं कराधान विभाग के लिए GST-PV ऐप का प्रोटोटाइप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से आबकारी और कराधान विभाग के सभी कर निरीक्षक अपने स्मार्टफोन से करदाताओं के परिसर का भौतिक सत्यापन करेंगे। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है, उन्होंने ऐप लॉन्च करने के बाद बताया कि ये ऐप उन फर्जी का जल्द पता लगाने में मदद करेगी जो गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट पास कराती हैं। इसके अलावा ये ऐप टैक्स के रजिस्ट्रेशन में सहायक होंगी, जिससे विभाग के समय और संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल कर निरीक्षकों को किसी फर्म में जाकर वहां दस्तावेज लेकर मैनुअल रूप से रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिससे कई बार गलत और असंगत डेटा भरने की शिकायतें मिलती हैं, जबकि इस ऐप के माध्यम से पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी और कर निरीक्षक अपना डाटा सीधा अपलोड कर सकेंगे। पंजाब चुनाव आयुक्त जगपाल सिंह संधू द्वारा राज्य में की 8 नगर निगमों, 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों की आम व उपचुनाव की समय सारणी की घोषणा कर दी गई है। चुनाव 14 फरवरी को प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। समय सारणी संबंधी ऐलान होने के साथ ही राज्य के सभी चुनावी इलाकों में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया के बाद तक चुनाव संहिता लागू रहेगी। जगपाल सिंह संधू ने चंडीगढ़ में कहा कि नामांकन भरने की प्रक्रिया 30 जनवरी से शुरू होगी और 3 फरवरी तक नामांकन भरे जा सकते हैं। नामांकन की पड़ताल 4 फरवरी को की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 5 फरवरी है और इसी तारीख को उम्मीदवारों को चुनावी निशान वितरित कर दिए जाएंगे। चुनाव प्रचार 12 फरवरी को शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा। वोट डालने का कार्य 14 फरवरी को होगा। वोटों की गिनती 17 फरवरी को की जाएगी। चुनाव करवाने के लिए रिटर्निंग और 145 सहायक रिटर्निंग अफसर नियुक्त किए गए हैं। इन चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए 30 IAS व PCS को चुनाव पर्यवेक्षक और 6 IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 8 नगर निगम के लिए 400 और 109 नगर परिषदों व नगर पंचायतों के लिए 1902 मेंबर्स चुने जाएंगे। पंजाब सरकार के हिदायतों के अनुसार नगर पालिका चुनाव महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। इस चुनाव के लिए राज्य में 20,49,777 पुरुष, 18,65,354 महिला और 149 ट्रांसजेंडर वोटरों के साथ कुल 39,15,280 रजिस्टर्ड वोटर हैं। चुनाव आयोग द्वारा 4,102 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे और 18,000 कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई जाएगी। ये चुनाव EVM के द्वारा होंगे। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटड़ी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपए का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम से शुरू किया है। सेक्टर 47 में चाय का काम करने वाले संतोष प्रसाद ने भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया। उन्होंने DD न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से ऋण प्राप्त करके उसे अपना काम दोबारा से शुरू करने में मदद मिली है, जिसके लिए वो केंद्र सरकार का आभारी है। लॉकडाउन में भी बहुत परेशानी बढ़ी थी। हम घर चले गए थे, काम नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल बैठना पड़ा था और काफ़ी कर्ज भी हो गया था। यहाँ खाए थे बैठ के, फिर चले गए। मैं सोचा लंबा लॉकडाउन होगा, फिर पता चला कि यहाँ पर लोन मिल रहा है, तो इसीलिए हमने आए यहाँ पे। फिर हमने लोन का अप्लाई किया तो सरकार की तरफ से 10,000 रुपये मिला। उसके बाद हमने उसी से फिर रोजगार अपना शुरू किया हूँ और काम चला रहा हूँ। सरकार को धन्यवाद देता हूँ। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण
पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में लगभग 563 लाख टन धान की खरीद की गई है। ये पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 445 लाख टन खरीद की तुलना में 26.28% अधिक है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अनुसार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद से 78 लाख से अधिक धान किसानों को लाभ हुआ है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 2,96,000 टन से अधिक मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की भी खरीद की है, जिससे 1,58,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। कोरोना वायरस का भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।